आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा में तातुल का खात्मा। आज दोबारा अल्तवा के बाद ऐवान में बजट पर बहस शुरू। राज्यसभा में भी बहस जारी। अपराजिता सारंगी ने बजट को हुकूमत के अज़्म का अक्कास दिया करार। साइबर क्राइम पर लगेगा कतकन। मरकजी वज़ीर दाखिला अमिर शाह ने CBI की नई साइबर क्राइम ब्रांच का किया इफ्तिताह। साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए कौमी कॉन्फ्रेंस का भी किया आगाज। मगरबी बंगाल में सियासी हलचल जारी। कांग्रेस और TMC पर इल्जाम। ममता बनर्जी और कांग्रेस दोनों ने SIR को फर्जी बताने का किया था खेल। सुप्रीम कोर्ट के SIR पर बयान को BJP ने बताया ममता हुकूमत के लिए बड़ा धचका। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को बनाया निशाना। गौरव गोगोई, भूपेश बघेल और जितेंद्र सिंह अलवर के खिलाफ 500 करोड़ रुपए का हत्या इज्जत का मुकदमा किया दायर। शर्मा ने कांग्रेस लीडरों के इल्जामात को बदनीयती पर मबनी करार दिया। T20 आलमी कप मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ UAE की टीम कर रही है बल्लेबाजी। वहीं नीदरलैंड्स ने नामीबिया को 7 विकेट से दी शिकस्त। और अब खबरें तफसील से। लोकसभा में कई दिनों तक तातुल के बाद आज से पहर ऐवान की कार्रवाई खुश उसलूबी से चली। बजट पर बहस के दौरान कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने हिस्सा लिया और हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियों पर अपने ख्यालात का इजहार किया। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने PM किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को दी जाने वाली माली इमदाद का मसला उठाया और कहा कि हुकूमत को 2000 रुपए की रकम बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की जानिब से बजट बहस में हिस्सा लिया। भुवनेश्वर से BJP के रुकन पार्लियामेंट अपराजिता सारंगी ने बजट की हिमायत की और हुकूमत की तरजीहात को ऐवान के सामने रखा। Budget which reflects our commitment, the commitment of the government, the conviction of the government and the consistency of the government. We are all moving towards one and only one goal in the country, and the goal is to make India Viksit Bharat by 2047. And I can say with all conviction at my command that this particular budget of the financial year 26-27 is definitely a very strong step in our common journey. मरकजी वजीर और सीनियर BJP लीडर रविशंकर प्रसाद ने DD न्यूज़ के साथ एक खास बातचीत में कहा कि राहुल गांधी बिला वजह ऐवान की कार्रवाई में खलल डाल रहे हैं, जो जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि लोकसभा स्पीकर ऐवान को अच्छी तरह से चलाते हैं। केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से सांसद BJP के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं। सर, बजट पर चर्चा शुरू नहीं हुई, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई, पूरी नहीं हुई, प्रधानमंत्री जवाब नहीं दिए। कैसे देखते हैं विपक्ष के इस आचरण को? डेमोक्रेसी में योजित है, बड़ी पीड़ा होती है। संसद का ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण, बजट पर चर्चा, कई सांसद चाहते हैं, विपक्ष के भी चाहते हैं चर्चा हो, हम भी सुनना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी लगता है बिल्कुल चर्चा नहीं चाहते हैं। देखिए, मुझे एक ही बात कहनी है, राहुल गांधी अपनी मन मर्जी से अपनी पार्टी को चलाएं और डुबाएं। आज भी जिला परिषद के चुनाव के नतीजा है ना महाराष्ट्र में, सफाया हो गया ना उनका, लेकिन संसद नियमों से चलेगा, परंपराओं से चलेगा। इसलिए कोई किताब निकली नहीं निकली, उसका सोर्स क्या है, ऑथेंटिकेट नहीं है, इस तरह के बेबुनियाद और अनऑथेंटिकेटेड चीजों को उठाना और उस पर संसद पर फिर डिरेल करना, ये क्या है? ठीक, आप अपनी बात बोलिए, खूब आलोचना करिए, हम कहाँ कहते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। विपक्ष के द्वारा लोकसभा स्पीकर पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और विश्वास प्रस्ताव लाने की बात की जा रही है, ये कितना? देखिए, मैं उस दिन सदन में था और जिस तरह से कांग्रेस की महिलाएं आगे बढ़ी,
तो प्रधानमंत्री के ऊपर सीधा कुछ हमले का इरादा था। देखा है ना जिस तरह से वो पूरा लेकर के आगे बढ़े, ये ठीक नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तो बीजेपी के महिला सांसदों ने भी इस बात को कहा है, कंफर्म किया है। इसलिए माननीय स्पीकर ओम बिरला जी बहुत नियमानुसार चलाते हैं, बहुत संयम रखते हैं। कितनी बार हम लोग बैठे बैठे उब जाते हैं, वो नहीं उबते हैं। अपनी बात कहिए और उनके बारे में ये बोलना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। शुक्रिया केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि स्पीकर बहुत ही पेशेंस रखते हैं सदन को चलाने में, और उनके खिलाफ इस तरह की बातें करना हम उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। आज भारत दुनिया में काबिले तजदीद तवानाई पैदा करने वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में वक्फाई सवालात के दौरान ये मालूमात फराहम करते हुए कहा कि मुल्क का हदफ 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करना है। इस सिमत में वन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट एक अहम कदम है, जिसे नवंबर 2025 तक कौम के नाम वक्फ कर दिया गया है। इस मंसूबे की कुल नस्ब सलाहियत तकरीबन 8,300 मेगावाट है। तो ग्रीन हाइड्रोजन पैदावार का हदफ बताया गया 5 मिलियन। जी हाँ, ये एक बड़ी पैदावार है जो इस वक्त बताई गई है। प्रहलाद जोशी का राज्यसभा में जो बयान हुआ है, इस बारे में उन्होंने बताया कि साफ और पायदार तवानाई की तरफ भारत एक बड़ा कदम उठा रहा है और प्रोजेक्ट की कुल नस्ब सलाहियत तकरीबन 8,300 मेगावाट बताई गई है। और मगरबी बंगाल तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लिमान महुआ मोइत्रा के एक बयान पर तनाज़ा छिड़ गया है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकर्रर माइक्रो मुबस्सरीन के काम का मकसद एक रुकन पार्लियामेंट को डराना है। ये बयान सोशल मीडिया और कुछ चैनल्स पर तेजी से वायरल हो गया। ताहम मगरबी बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर ने फौरी तौर पर इस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसे गुमराह कुन करार दिया। CEO के दफ्तर ने वाज़ेह किया कि अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1950 के सेक्शन 32(3) के तहत कोई भी अदालत इस वक्त किसी जुर्म का नोटिस नहीं ले सकती जब तक कि इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से शिकायत न की जाए। CEO के दफ्तर ने कहा कि माइक्रो मुबस्सरीन बगैर किसी खौफ और दबाव के अपने तफवीज़ करदा फ़राइज़ अंजाम दें। MP महुआ मोइत्रा की ये भी याद दिलाया गया कि सरकारी मुलाजमीन को धमकाना दफ़ा 224 BNSS के तहत जुर्म है, जिसकी 2 बरस तक की सजाए कैद हो सकती है। और आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि उन्होंने SIR के हवाले से अवाम में उलझन पैदा करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी हुकूमत को एक झटका देते हुए वाज़ेह किया कि SIR को किसी भी हालत में नहीं रोका जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा हुक्म का हवाला देते हुए संबित पात्रा ने कहा कि अदालत ने माइक्रो ऑब्जर्वर के बारे में वाज़ेह हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रुप B के 8,505 अफसरान को अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को रिपोर्ट करनी चाहिए और काम में शामिल होना चाहिए, लेकिन उन्हें सियासी तौर पर जानिबदार नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 8,505 ग्रुप B के अधिकारी अपने DMs को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को जाके रिपोर्ट करे। और ममता बनर्जी को झटका लगा है कि जो ममता बनर्जी कह रही थी कि हम ऑफिसर नहीं दे सकते हैं, अब वो सूची लेकर जमा कर रही हैं और 8,505 ऑफिसर अब नियुक्त किए जाएंगे। इससे पहले मगरबी बंगाल में कोयला स्मगलिंग केस में तफ्तीशी एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक बड़ी कार्रवाई में ED ने गिरोह के 2 अहम अरकान
मंडल और किरण खान को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पीर को इन दोनों मुलजिमीन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इस दौरान उन्हें तफ्तीश में ताउन न करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। दोनों को कोलकाता में 2025 में दर्ज कोयला स्मगलिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता हफ्ते ईडी ने आसनसोल, जामुड़िया समेत रियासत के 9 मकामात पर छापे मारे थे। पीर को बुदबुद पुलिस स्टेशन के ओसी मनोरंजन मंडल को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के सीनियर लीडरों गौरव गोगोई, भूपेश बघेल और जितेंद्र सिंह अलवर के खिलाफ दीवानी और फौजदारी का हतक इज्जत का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 500 करोड़ रुपए हट जाने का मुतालबा किया गया है। वजीर आला ने कहा कि वो सियासी दबाव या अवामी हमलों से नहीं डरते हैं। उन्होंने कहा कि हिट एंड रन की सियासत का दौर ख़त्म हो चुका है। अगर इनमें हिम्मत या सबूत है तो वो अदालत में अपने इल्ज़ामात साबित करें। 4 फरवरी को एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसाम कांग्रेस के सदर गोगोई ने वज़ीर आला शर्मा और उनके ख़ानदान पर रियासत में 12,000 बीघा ज़मीन पर कब्जा करने का इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर आला ने कांग्रेस क़यादत पर हतक इज़्ज़त और सियासी ड्रामे का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये हमले गांधी खानदान के इशारे पर किए गए हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला भूपेश बघेल की मौजूदगी में HBS.com के नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। गौरव गोगोई ने कहा कि ये पोर्टल वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के सियासी सफ़र और तर्ज हुक्मरानी का जायज़ा लेने के लिए बनाया गया था। उन्होंने दावा किया कि इसमें वज़ीर आला की अवामी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात, वीडियोज़ और दीगर मवाद शामिल हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद आसाम के लोगों के सामने हक़ाइक़ पेश करना और जवाबदेही को फ़रोग़ देना है। भूपेश बघेल ने भी गौरव गोगोई के ख़यालात की हिमायत करते हुए एक बयान जारी किया था। और डॉक्टर मुल्तानी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के चेयरमैन प्रदीप मुल्तानी ने भारत और अमेरिका के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारती मुआहदे को दवा साजी की सनत के लिए इंतहाई मुस्बत करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे से भारतीय दवा साज कंपनियों के एतमाद में मजीद इजाफा हुआ है। भारत अमेरिका बायलैटरल व्यापार समझौता दवा उद्योग के लिए एक पॉजिटिव कदम है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया भर में सस्ती और भरोसेमंद दवाइयों की जरूरत बढ़ रही है। इस समझौते से भारतीय फार्मा कंपनियों को भरोसा मिला है, क्योंकि जेनरिक दवाइयों पर अतिरिक्त टैरिफ का खतरा फिलहाल नहीं है, जिससे अमेरिका, जो भारत का सबसे बड़ा दवा निर्यात बाजार है, उस पर हमारी सप्लाई लगातार जारी रह सकेगी। भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे के फ़वाइद का खाका पेश करते हुए डेकी इलेक्ट्रॉनिक्स के MD विनोद शर्मा ने कहा कि इस मुआहदे से इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग के शोबों को फ़ायदा पहुंचेगा। उन्होंने मजीद कहा कि टैरिफ में कमी से इस शोबे की बरामदात में भी इजाफा होगा। भारत और अमेरिका के बीच जो रिसेंटली अनाउंस्ड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, इससे हमें उद्योग जगत में, मैन्युफैक्चरिंग में और विशेषतर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में बहुत एनकरेजमेंट मिला है। इमीडिएटली जो हमारे कुछ एक्सपोर्ट्स हो रहे थे मोबाइल फ़ोन्स के अलावा, मोबाइल फ़ोन तो ज़ीरो ड्यूटी पे था, लेकिन कई और कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट्स हम US को एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो रुक गए थे 50% ड्यूटी होने की वजह से। वो इमीडिएटली अब रीस्टार्ट हो गए हैं और स्ट्रेंथन होने लगे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि 3 साल की अवधि में हम एक विकल्प, एक कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेंगे। और मसनूई ज़हानत आज हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुकी है। इसने हमारी रोज़मर्रा की सरगर्मियों, सेहत की देखभाल, तालीम, सिक्योरिटी और यहाँ तक कि ज़ाती खदमात में भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। इस खुसूसी रिपोर्ट को देखें कि भारत इस बदलते वक्त में AI से चलने वाले मुस्तकबिल के लिए किस तरह तैयारी कर रहा है। आज दुनिया का मुस्तकबिल रोशन और तब्दीली लाने की उम्मीद कर रहा है।
जिसे AI अपनी की तकनीकी तरक्की और इक़्तिसादी तरक्की और रोज़गार की मंडी पर गहरे असरात से मुरत्तब कर रहा है। AI की हकीकी ताकत सिर्फ उस वक्त ज़ाहिर होती है जब इसे काबिल-एतमाद तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जाता है। AI सेहत की देखभाल, तालीम, ज़राअत, मालियात और अवामी खिदमात में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। जैसे कि AI काम करने वाली दुनिया को तब्दील कर रहा है, मुलाज़मतों का ढांचा भी बदल रहा है। उम्मीद है कि AI का मुस्तकबिल रोशन और तब्दीली आमीज़ होगा, जहां यह तकनीकी तरक्की, इक़्तिसादी तरक्की और रोज़गार की मंडी पर गहरा असर डालेगा। ताहम आने वाले सालों में AI एजेंट, इस्तदलाल के मॉडल्स और जनरेटिव AI जैसे शोबों में सेहत की देखभाल, तालीम, मालियात और तफरीह जैसे शोबों में तेज़ी से तरक्की करती हुई नज़र आएगी। कई चैलेंजेस जैसे मुलाजमत की नकल मकानी और अखलाकी मसाइल, साइबर सिक्योरिटी को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिस पर हिंदुस्तानी हुकूमत पहले भी काम करती रही है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक AI के शोबे में आने वाली तब्दीलियों के असरात 2030 तक नजर आएंगे। ABI रिसर्च के मुताबिक AI सॉफ्टवेयर मार्केट 25% से बढ़कर 467 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच सकती है। तहकीक के मुताबिक तख्लीकी AI मार्केट 29% से बढ़कर 220 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच सकती है। AI को मुस्तकबिल का बेहतरीन हथियार बनाने के लिए हिंदुस्तान AI स्टैक जैसे ऑपरेशंस पर काम कर रहा है। हिंदुस्तानी हुकूमत AI के लिए एक मजबूत और जामे स्टैक पर जोर दे रही है। AI तकनीक के 5 अहम लेयर्स हैं। AI जितना ताकतवर है, उसमें कई चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि प्राइवेसी, तासुब, साइबर सिक्योरिटी और मुलाजमतों पर असरात। यही वजह है कि भारत जिम्मेदाराना और अखलाकियात पर भी जोर दे रहा है। आइए समझते हैं कि AI का मुस्तकबिल कैसा होगा। AI मुस्तकबिल को रोशन करेगा और काम करने के ढांचे को बदलेगा। तरक्की और इक़्तिसादी तरक्की के साथ साथ रोज़गार जैसे शुबे इससे मुतासिर होंगे। सेहत, तालीम, मालियात और तफरीह जैसे शुबों में भी AI अपने मॉड्यूल्स के ज़रिए तरक्की को तेज़ी से आगे बढ़ाएगा और कई तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। ये तब्दीलियाँ 2030 तक वाज़े तौर पर नज़र आएंगी। जो लेयर सबसे ऊपर आती है उसमें वाइपिन कंप्यूट लेयर है, जो कि AI की मसल पावर है। यहीं से AI को वो ताकत मिलती है जिससे वो सीखता है और फैसले लेता है। दुनिया में NVIDIA GPUs, गूगल TPUs जैसे एडवांस चिप्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इस रेस में तेज़ी से ये आगे बढ़ रहा है। इंडिया AI मिशन के तहत रिसर्च और स्टार्टअप को सब्सिडाइज दरों पर GPU एक्सेस दिया जा रहा है। उसके बाद आता है वाइपिन डेटा सेंटर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, जो AI के लिए घर और हाईवे दोनों की ही तरह काम करता है। 5G नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर और तेज़ डाटा सेंटर्स AI को मुल्क के हर कोने तक पहुँचाते हैं। हिंदुस्तान में डेटा सेंटर्स पर लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिससे डिजिटल स्टेबिलिटी भी मजबूत हो रही है। पूरे AI स्टैक को चलाने वाली सबसे अहम चीज़ है वाइपिन एनर्जी। वाइप आउट AI को भारी तादाद में बिजली चाहिए, इसीलिए क्लीन और राउंड द क्लॉक एनर्जी ज़रूरी है। हाल ही में पास हुआ शांति एक्ट न्यूक्लियर एनर्जी को AI और डाटा सेंटर्स के लिए एक स्टेबल सॉल्यूशन के रूप में पेश करता है। हालांकि AI जितना ताकतवर है उतनी ही बड़ी इसके चैलेंजेस भी हैं। डाटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी और नौकरियों पर असर। यही वजह है कि भारत रिस्पॉन्सिबल और एथिकल AI पर ख़ास जोर दे रहा है। मतलब साफ है कि मुस्तकबिल में AI भारत की तरक्की की रीढ़ बनने जा रहा है। सही फैसलों और मजबूत ढांचे से इंसानियत पर मरकूज सोच के साथ AI न सिर्फ हमारी तरक्की की रफ्तार को आगे बढ़ाएगा, बल्कि सबको खुशहाली का रास्ता भी दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और छत्तीसगढ़ का बस्तर, जो गुज़िश्ता 4 दहाइयों से नक्सली तशद्दुद का शिकार है, अब तब्दीली की कहानी लिख रहा है। बस्तर में सूरत हाल अब तेज़ी से बदल रही है और माओ नवाजों की एक बड़ी तादाद हथियार डालकर कौमी धारे में वापस आ रही है। हथियार डालने वाले माओ नवाजों ने दूरदर्शन न्यूज़ के जरिए जंगलों में बंदूक बरदार माओ नवाजों से तशद्दुद तर्क करने और मरकजी धारे में वापस आने की अपील की है। बस्तर से DD न्यूज़ के नुमाइंदे सुवेश पटेल की ज़मीनी रिपोर्ट देखें। बस्तर अब बदल रहा है। बस्तर में बड़ी संख्या माओवादी आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ आत्मसमर्पण नक्सली भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मुख्य धारा में आप जुड़ी हैं, क्या कहेंगी? पहले के जीवन और आपके जीवन में कितना बदलाव आया है, क्या परिवर्तन हुआ है? जी, मेरे को तो वहाँ जंगल में रहते समय पहले का वहाँ रहते समय वहीं के अच्छी थी, तो अब परिस्थिति में बदलाव आ गई है।
में, तो इसलिए हम आज सरकार के सामने हथियार डाले और संविधान के लेके संविधान के साथ हम आज जनता के साथ मिलकर काम करेंगे, ऐसे सोच के आए हैं। कुछ और जो आत्मसमर्पण जिन्होंने किया है उनसे भी बातचीत करेंगे। ये बताइए, आपने भी आत्मसमर्पण किया है, क्यों किया आपने आत्मसमर्पण, क्या वजह रही? जी, जो हम आत्मसमर्पण नहीं मानते, इसको मुख्यधारा मानते हैं। जो हमने जो पार्टी सोचा है, देश दुनिया में बदलती परिस्थिति और देश में और दुनिया में सामाजिक आर्थिक सभी जो बदलाव को देखते हुए वर्तमान में जो हम हथियारबंद संघर्ष से हम देश में हम सफल नहीं होंगे। कुछ लोग अभी भी जंगल में हैं, उनको आप क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करना चाहता हूं कि देश दुनिया में जो बदल रही परिस्थिति के मुताबिक जो पार्टी निर्णय लिया है, निर्णय के अनुसार वो भी खुद सोचना चाहिए। सोच के निर्णय लेके आने से अच्छा है। अभी जो परिस्थिति बदल गया है, परिस्थिति के मुताबिक वो भी सोच के आने से अच्छा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस तरह से योजना चला रही है, उस योजना का लाभ लें। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बस्तर। और बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले 13वें पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम थम गई है। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन दारुल हुकूमत ढाका में बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं की रैलियों से खिताब किया। इसके साथ ही 48 घंटे की खामोशी की लाजमी मुद्दत का आगाज हो गया। मुहिम का ये आखिरी मरहला सख्त पाबंदियों, सख्त सिक्योरिटी और नई इंतखाबी सर्वे के दरमियान अख्ताम पजीर हुआ। बांग्लादेश में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए 10 फरवरी से 82.5 घंटे की पाबंदी आयद की गई थी, जिसमें किसी को भी अपने हल्के से बाहर रहने से मना किया गया था। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बांग्लादेशी फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस को 14 फरवरी तक मुल्क भर में खुसूसी ऑपरेशनल अलर्ट पर रखा गया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ न खेलने के अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया है। गुज़िश्ता कई दिनों से जारी तातुल को ख़त्म करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने पीर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये मैच खेलने की बाज़ाब्ता इजाज़त दे दी। काबिल ज़िक्र है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच अब तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहले कहा था कि वो अपनी हुकूमत के मशवरे पर भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। ताहम ICC की सख्ती, बांग्लादेश की अपील और मुसलसल मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान पीछे हटता दिखाई दिया। ये फैसला ICC, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान होने वाली मीटिंग के एक रोज़ के बाद किया गया। और नाज़रीन, बुलेटिन के आखिर में आइए एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अहम सुर्खियों पर। लोकसभा में तातुल का खात्मा, आज 2 बार इल्तिवा के बाद ऐवान में बजट पर बहस शुरू। राज्यसभा में भी बहस जारी। अपराजिता सारंगी ने बजट को हुकूमत के अज़्म का अक्कास करार दिया। साइबर क्राइम पर लगेगा कतकन। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने CBI की नई साइबर क्राइम ब्रांच का किया इफ्तिताह। साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए एक कौमी कॉन्फ्रेंस का भी किया आगाज। मगरबी बंगाल में सियासी हलचल जारी। कांग्रेस और TMC पर इल्जाम। ममता बनर्जी और कांग्रेस दोनों ने SIR को फर्जी बताने का किया था खेल। सुप्रीम कोर्ट के SIR पर बयान को BJP ने बताया ममता हुकूमत के लिए बड़ा धचका। वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को बनाया निशाना। गौरव गोगोई, भूपेश बघेल और जितेंद्र सिंह अलवर के खिलाफ 500 करोड़ रुपए का हत्या इज्जत का मुकदमा किया दायर। शर्मा ने कांग्रेस लीडरों के इल्जामात को बदनीयती पर मबनी दिया करार। T20 आलमी कप मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ UAE की टीम कर रही है बल्लेबाजी। वहीं नीदरलैंड ने नामीबिया को 7 विकेट से दी शिकस्त। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।